में आपको वेलकम करते हैं। बायो के लेक्चर में आज हमारी डिस्कशन होगी द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उम्मीद है कि पहले लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह आज भी जो है ना वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आप लोग इस चीज़ को जो है ना वो अपने अंदर बिठा लें कि असल में जो लंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कैसी उनकी डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है वो हवा अंदर आती है। वो हमने पैसेज वे तो पढ़ लिया था कि किन किन रस्तों से गुजरकर हवा जो है वो अंदर पहुंचेगी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट हैपन्स, कि ये होता कैसे, कैसे हवा अंदर आती है। ये ऐसे तो नहीं कि उड़ी चली आई और हवा हमारी बॉडी में घुस गई और वहाँ से बाहर निकल गई। इसके पीछे बाकायदा तौर पर मसल्स की भी जो है वो वर्किंग है, ये सारे जो है ना वो मौजूद है वहाँ पर। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है द लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम जो लंग्स हैं वो एक प्रॉपर वर्क, इनका एक रोल है हमारी बॉडी के अंदर कि किस तरह से ये जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एयर पैसेज वे या गैसियस एक्सचेंज को जो है वो टेक ओवर करते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लंग्स की बात करेंगे कि लंग्स क्या है और कहाँ मौजूद होते हैं। लंग्स का जो है हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर मौजूद होता है। ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, पेयर कहते हैं दो को। इसका एक पेयर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और ये हमारी थोरैसिक कैविटी जो चेस्ट रीजन है उसके अंदर मौजूद होते हैं। चेस्ट रीजन में हमारे पास जो है वो हमारी रिब्स होती है। रिब्स जो है वो इनके 12 पेयर्स होते हैं, टोटल जो है वो 24 रिब्स होती है। रिब्स के इनसाइड नीचे जो है वो थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारे जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं। अब ये जो रिब्स होती हैं इनको कंट्रोल करते हैं इनके साथ लिंक्ड इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसको हेल्प करते हैं। तो ये इसका एक जो है वो बेसिकली इसका वकू है, इसका जो है वो एरिया है कि हमारे जो है ना ये चेस्ट रीजन के बिल्कुल बीनीथ ये मौजूद होते हैं। ऊपर हमारे जो है ना वो 12 पेयर्स 24 चेस्ट रिब्स होती हैं, और उन रिब्स को जो है वो उनको मूवमेंट के लिए उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, जो उनकी वर्किंग को जो है ना वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ लग रही होंगी। इसको अगर हम वैसे आपको बताया जाए तो दिस इज़ द चेस्ट रीजन, और ये इस रीजन में जो है वो हमारे जो रिब्स हैं इनके बीनीथ जो है दोनों लंग्स हमारे मौजूद हैं। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है रिब्स के, वो कुछ डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, जिसको नाम दिया गया है डायाफ्राम का। तो डायाफ्राम भी जो है ना वो लंग्स के बिल्कुल जो नीचे वाला जो डूम लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर हमारी जो रिब्स हैं वो एंड हो रही है, वहां डूम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। उस डूम लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। तो इनके ऊपर और चेस्ट ये जो रिब्स हैं इनके नीचे जो है ना हमारे लंग्स मौजूद होते हैं। और जो हमारे लंग्स होते हैं इनका जो यूनिट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स, वो कहलाता है एल्वियोलाई। के जो लंग्स के अंदर वर्किंग हो रही है या लंग्स के अंदर
जो भी सारे सिलसिले मौजूद हैं, लंग्स का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, लंग्स के अंदर जो वर्किंग हो रही है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एल्वेलाई। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, और गैसियस एक्सचेंज का जो मेजर मैकेनिज्म होता है वो परफॉर्म हो रहा है होता है थ्रू एल्वेलाई। एल्वेलाई के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 किडनीज होते हैं, और 2 किडनीज जो है वो इस तरह से अपने अपने जो है ना तरफ के जो ब्रोंकाई है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हमारे किडनीज मौजूद हैं वहां पर। इसमें जो हमारे पास ये लेफ्ट वन होगा, ये राइट वन होगा। जो लेफ्ट होगा उसका साइज थोड़ा स्मॉलर होगा, और जो राइट वन होगा उसका साइज थोड़ा लार्जर होगा, उसके अंदर सरफेस एरिया भी लार्जर मौजूद होगा। ये सारा चीजें आ जाती हैं। लेफ्ट जो लंग होगा उसको स्मॉलर होगा और उसमें 2 लूब्स होंगी, और जो राइट वन होगा वो लिटिल लार्जर होगा, उसमें 3 लूब्स होंगी। ये एक मैकेनिज्म है आप लोगों को, ये अभी हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की डिस्कशन बाद में करेंगे। ये मैंने लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिस्कशन की है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से आपको बता देता हूं कि लंग्स जो है वो पेयर की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। 2 मौजूद होते हैं, लेफ्ट और राइट। थोरेसिक कैविटी जो सीने का हिस्सा होता है वहाँ ये मौजूद होते हैं, वहाँ इनकी प्रेजेंस होती है, और इस तरह से ये उस जगह पर मौजूद होंगे। और ये चेस्ट रीजन कहलाता है, हमारा जो सीने का हिस्सा है, सीने का जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, वहाँ चेस्ट रीजन कहते हैं। इसमें जो है ना इस चेस्ट रीजन के ऊपर जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं। रिब्स जो है वो इनके पास क्या मौजूद होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो रिब्स की मूवमेंट को अप डाउन करते हैं। तो बिल्कुल रिब्स के नीचे जो है वो लेफ्ट और राइट पे हमारे 2 लंग्स मौजूद होते हैं, और उसके जो नीचे वाला जो रीजन होता है वो डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस डूम लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डूम लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं गुंबद नुमा। गुंबद नुमा जो स्ट्रक्चर होता है इसको जो है वो डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम जो है ये लंग्स के नीचे वाले रीजन में होता है। तो इस तरह से ये चीजें जो है ना इसमें मौजूद होंगी। तो यहां से फिर हम बात करते हैं लंग्स की, लंग्स के साइज वगैरह के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो लंग्स के स्ट्रक्चर और साइज में ये हमने डिस्कशन की थी कि सबसे पहले तो इसमें जो है ना 2 लंग्स मौजूद, एल्वेलाई। इसका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स है वो क्या है, एल्वेलाई है। और एल्वेलाई जो है वो तमाम तर जो लंग्स का इनर स्ट्रक्चर है वो यही डेवलप करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा इसके थ्रू होता है। इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैपिलरीज में आता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में आ जाती है इनसाइड एल्वेलाई, और एल्वेलाई में ये जो एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन किस में चली जाती है, ब्लड में। तो जो मेजर वर्किंग है वो एल्वेलाई की है, और पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी इसी ने डेवलप किया होता है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लंग्स होते हैं उसमें जो लेफ्ट वन होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, और जो राइट वन होता है वो लार्जर इन साइज होता है। और इसके अलावा जो है ना स्मॉलर लंग के अंदर 2 लूब्स होते हैं, और जो लार्जर लंग होता है उसमें 3 लूब्स होते हैं। तो ये एक लंग्स का स्ट्रक्चर है। इसको एक दफ़ा फिर से आपको ब्रीफ डिस्कशन एंड ऑफ द टॉपिक हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की डिस्कशन करते हैं हम।
कि किस तरह से जो है वो ब्रीदिंग का सिलसिला होता है, कैसे हवा इनसाइड आती है, कैसे हवा आउटसाइड जाती है, इस सब को हम एक डिटेल डिस्कशन में आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात तो इधर ये होगी कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग दो फिनोमिनास पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इनहेलेशन होगी। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, इंस्पायरेशन। फिर इसके साथ जो दूसरा इसके अपोजिट होगा, एक्सहेलेशन होगी। उसको क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन। तो दो मैकेनिज्म जो होते हैं, ये दो फिनोमिनाज होंगे, तो ये टोटल एक दफा जो है वो एयर इन आउट होगी। इन दोनों फिनोमिनाज, इन दोनों प्रोसेसेस के नतीजा में एक दफा एयर इन होगी और एक दफा आउट होगी। इस पूरे मैकेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, हवा का अंदर आना। एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, हवा का बाहर जाना। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले सेपरेट डिस्कस करेंगे ताकि हम लोगों को इस चीज़ का बेहतर आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो हवा इनसाइड आती है और कैसा सिस्टम होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है वहाँ पर जो है वो लंग्स के अंदर। उस वक्त एयर की प्रेशर की कंडीशंस क्या होती हैं जब हवा अंदर आ रही होती है, एयर की कंडीशंस क्या होती है जब हवा बाहर जा रही होती है, रिब्स का क्या किरदार है, डायाफ्राम का क्या किरदार है। इन तमाम चीज़ों को जब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इनहेलेशन और जो है वो एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो अपोजिट फिनोमिनास हैं। पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन की। इनहेलेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ऑफ रिब्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला जो काम है वो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स के, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सुकड़ेंगे। सुकड़ के वो जो रिब्स हैं उनको अपनी तरफ वो जो है ना वो पुल करेंगे। जब वो अपनी तरफ पुल करेंगे तो जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। ये सबसे पहले आप लोगों को क्लियर किया है कि जो रिब्स हैं चूंकि वो लंग्स के ऊपर मौजूद होती हैं और लंग्स को दबा के रखा होता है, तो जब इन आना होता है एयर ने, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने से वो सुकड़ेंगे और स्मॉलर हो जाएंगे। स्मॉल होंगे तो वो रिब्स को भी ऊपर पुश करेंगे। तो वी कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स। जब हम लेटे हुए होते हैं तो अक्सर जो है ना वो दिस फिनोमिना अकर हो रहा होता है, रिब्स ऊपर आती हैं फिर नीचे जाती है। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ आती है। इसके साथ साथ जो डायाफ्राम है, मसल्स, उसके भी जो मसल्स होते हैं डायाफ्राम मसल्स जो है वो भी क्या करेंगे, विल कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो है वो ये नीचे की तरफ जाएंगे तो लंग्स को बिल्कुल ओपन कर देंगे। इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ लेके आएंगे
और जो है वो क्या नाम है उसका, जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्पेस क्रिएट होगी और लंग्स ओपन हो जाएंगे और वहां पर प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस। इस प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रेशर का जो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, ये जो प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है इस प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए बाहर से हवा, आउटर एयर विल रन इनटू द लंग्स। तो बाहर से हवा फौरन से पहले स्पीड से जो है वो किस में पहुंचेगी, लंग्स में पहुंचेगी। इस तरह से हवा की इनटेक होगी और ये जो फिनोमिना है इसको हमने क्या नाम दिया, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का। इसको रिपीट करते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ डायाफ्राम के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स ऊपर आएंगी, डायाफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स ओपन हो जाएंगे, वहां पर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा। उस दबाव को पूरा करने के लिए बाहर से एयर जो है वो विल रन इनटू द लंग्स और दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पोर्शन है और वो है एक्सेलेशन। अब एयर आउट कैसे होती है, अब एयर आउट कैसे होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इस तरफ क्या था, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स कॉन्ट्रैक्ट और इधर क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल विल रिलैक्स। इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स विल रिलैक्स, वो वापस चले जाएंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, रिब्स को उन्होंने ऊपर खींचा हुआ था, अब क्या होगा, वो रिलैक्स होंगे और वो नीचे चले जाएंगे। रिब्स अपनी पोजीशन पे वापस चली जाएगी, लंग्स के ऊपर जाके उसका दबाव बन जाएगा। अब डायाफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, डायाफ्राम मसल्स विल रिलैक्स और डायाफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो दोनों ने दबाव क्रिएट कर देंगे लंग्स के ऊपर। लंग्स के ऊपर जब दबाव क्रिएट हो जाएगा तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, प्रेशर ऑफ एयर विल इंक्रीज। एयर का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो अब जो है जो लंग्स हैं वो हवा से भर चुके होंगे और यहां पर क्या फिनोमिना होगा, जब दबाव ऊपर नीचे से पड़ेगा एयर विल रन आउट ऑफ लंग्स। जो हवा है वो हमारे जो लंग्स हैं उनमें से निकल के बाहर चली जाएगी और ये अमल क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ये जो है ना दोनों देख लीजिएगा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, अपोजिट प्रोसेसेस हैं। इनहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स रिलैक्स करेंगे। इधर डायाफ्राम मसल विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सहेलेशन में डायाफ्राम मसल विल रिलैक्स। हेयर प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, हेयर प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस। आउटर एयर विल रन इनटू द लंग्स, एयर विल रन आउट ऑफ द लंग्स। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके अलावा थोड़े से इसके अंदर और डिस्कशन है कि अगर हम नॉर्मल वर्किंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रेथ रेट क्या होता है और जब हम जो है वो कोई एक्सरसाइज या हार्ड जॉब कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ना ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है। तो नॉर्मली जो हमारा जो नॉर्मल हमारा जो ब्रेथ रेट है वो 16 to 20 पर मिनट है। एक मिनट में 16 से 20 बार नॉर्मली हम सांस लेते हैं। इसमें एक मैकेनिज्म होगा इनहेलेशन
एंड एक्सहेलेशन एक कंप्लीट जो है ना वो होगा, ये 1 कंसीडर होगा। 16 टाइम इनहेल और एक्सहेल होगा, या 16 से 20 टाइम इनहेल या एक्सहेल होगा इन 1 मिनट। अब वहां पर हमारे जो है वो क्या, जो जिस तरह हमारे दिमाग के अंदर थर्स्ट सेंटर मौजूद होता है, जब हमें प्यास वगैरह लगती है तो हमें वो फौरन बताता है कि प्यास लगी है तो पानी पिए, तो थर्ड सेंटर एक पैगाम भेजता है। इसी तरह से हमारा जो है वो ब्रीथ सेंटर भी मौजूद है दिमाग के अंदर, जो हमें सांस के हवाले से करता है कि इफ़ वी आर डूइंग नॉर्मल जॉब्स तो वो नॉर्मल रूटीन में चल रहा होगा, और अगर हमारा ब्रेथ रेट इंक्रीज करना होगा तो वहाँ से पैगाम आएगा जिससे हमारा जो है ना वो ब्रेथ रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारा सिलसिला है। वहाँ पर जब हम कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, जब कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर हार्ड जॉब लाइक एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ना हमें चूंकि ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हो चुकी होती हैं, स्पीड अप हो चुकी होती हैं, तो इन सब चीज़ों के जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना वो बात करेंगे कि ब्रीथ सेंटर हमें बताएगा कि वी नीड मोर ऑक्सीजन, वी हैव टू एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड which is in result of metabolic activities in hard jobs like exercise etc. So breath more, तो breath rate जो है वो हमारा इन एक्सरसाइज और ये 32 डबल हो जाता है, 40 मिनट्स हो जाता है पर मिनट हो जाता है इन एक्सरसाइज और ये वो सारा। तो ये असल में क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेथ रेट किस तरह का होगा, कितना ज़्यादा होगा। अगर जो है वो इससे अगर नॉर्मल कंडीशन में हम लेटे हुए हैं या बिल्कुल नॉर्मल को वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हमारा ब्रेथ रेट चल रहा होता है, वो 16 to 20 टाइम्स होता है। और हमारे जो है ना वो नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होता है ब्रेथ सेंटर जो है हमारी जो है ना वो ब्रेथ रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। इफ़ वी आर डूइंग सम हार्ड जॉब्स और फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग एक्सरसाइज और रनिंग फास्ट, so this condition we need more oxygen and we need to exhale more carbon dioxide, so breath rate will increase by that message will come from breath center, and our lungs will working hard to exhale carbon dioxide and inhale oxygen. So in that case our breath rate will move from 30 to 40 times per minute. तो ये हमारा आज का टॉपिक था। लंग्स वाले में थोड़ा सा एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना है। लंग्स के जो स्ट्रक्चर की हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। लंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक लेफ्ट लंग है और एक राइट है, उनके बारे में हम थोड़े से डिस्कशन कर रहे थे। मैं दोबारा से उसके बारे में एक पॉइंट बीच में जो है वो आपसे शेयर करूँगा कि ये स्मॉलर इन साइज होता है और ये लार्जर इन साइज होता है। ये थोड़ी सी समरी उसकी मैं दोबारा से पेश कर देता हूँ। लार्जर इन साइज, ये इसमें 2 लूब्स होते हैं और इसमें 3 लूब्स होते हैं। अब इन दोनों लंग्स के इनर और आउटर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसको इनर प्लूरल, अंदर वाली को इनर प्लूरल कहते हैं और बाहर वाली को आउटर प्लूरल कहते हैं, मेम्ब्रेन। और इनके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। ये एक पॉइंट था जो आपसे शेयर करना था, तो उसमें दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूँ। लंग्स के वाले से, लंग्स जो है वो दोबारा से हम उसी टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। स्टार्ट से एक ब्रीफ डिस्कशन और थ्रू आउट टोटल जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लंग्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है बीनीथ द रिब्स, और रिब्स में जो है इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि थोरेसिक कैविटी यानी सीने के हिस्सा है, इसके नीचे वाला हिस्सा डायफ्राम कहलाता है, वहाँ पर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, एल्वेलर।
क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। तो एल्वियोलाई इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो जितना भी लंग्स के अंदर जो भी काम हो रहा होता है, जितना भी उसमें जो इन आउट हो रही होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उन सब को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होता है। और इसमें हम बात कर रहे थे कि लंग्स जो है वो साइज में थोड़ा फर्क होता है। जो लेफ्ट वाला होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है और जो राइट वाला होता है वो लार्जर इन साइज होता है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्रीवियसली जो बात आपको बात बताई है उसी को दोबारा से मैंने मेंशन किया है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो स्मॉलर लंग्स होंगे, जो छोटे वाला लंग होगा उसमें जो है वो 2 लूब्स होते हैं और जो लार्जर वन होगा उसमें 3 लूब्स होते हैं। तो साइज के हिसाब से उनमें लूब्स वगैरह होते हैं। और इसके अलावा जो है वो दोनों लंग्स में जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। एक को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं जो इनसाइड होगी दोनों के, और एक को कहेंगे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो आउटसाइड होगी दोनों के। इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड फ्रिक्शन पैदा करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो जो एक ख़ास हद तक उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने दिया जाता है ताकि लंग्स फटे ना या किसी दूसरे ऑर्गन के साथ जाके लगे ना। तो वो फ्रिक्शन से उसके दरमियान जो है ना उसके फटने के जो चांसेस हैं वो इस फ्लूइड की वजह से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कुदरत की तरफ से कि लंग्स को किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करना है। ये लंग्स के बारे में डिस्कशन थी। फिर हमने बात की कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, के ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हवा जो है वो अंदर आती है, किस तरह से हवा जो है वो बाहर जाती है, ये मैंने आपको समझाया। इसके बारे में मैंने फिर आपको बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर वे में दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए बताया कि इनहेलेशन का दूसरा नाम इंस्पायरेशन भी है और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम एक्सपायरेशन भी है। तो इनहेलेशन का जो मैकेनिज्म है, कैसे इनहेलेशन होती है, सबसे पहले क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो सिकुड़ेंगे, छोटे हो जाएंगे साइज में, स्मॉलर इन साइज, एंड दे विल पुल रिब्स टुवर्ड्स देम आउटसाइड, ऊपर की तरफ खींचेंगे उसको। रिब्स ऊपर की तरफ आ जाएंगी। वो जो लंग्स के ऊपर इनका जो दबाव था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल इसके नीचे जो डायाफ्राम है वो डूम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बताया आपका गुंबदनुमा स्ट्रक्चर जो नीचे है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब दोनों चीजें, एक ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो लंग्स हैं दे विल फ्री, उनके ऊपर जो नीचे और ऊपर से जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा और उनके अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये प्रेशर डिक्रीज हुआ है, इस प्रेशर को क्लियर करने के लिए आउटसाइड एयर, ऑक्सीजन वाली हवा जो है वो नॉस्ट्रल्स के जरिए से फेरिंक्स, लेरिंक्स और ट्रेकिया से होती हुई थ्रू ब्रोंकाई विल एंटर इनटू आवर लंग्स। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि पैसेज वे क्या है। तो इनहेलेशन ये इस तरह से वाक़या होगी कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स के, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और जो डायाफ्राम मसल्स होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, लंग्स ओपन हो जाएंगे, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। उस प्रेशर को क्लियर करने के लिए जो है ना वो आउटर एयर फौरन से पहले जो है ना वो नीचे आएगी और लंग्स को हवा से भर देगी। ये ऑक्सीजन वाली हवा है जो बाहर से अंदर आई है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। अब यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर आएगी क्योंकि एल्वियोलाई में पहुंचकर बाहर ब्लड कैपिलरीज होंगी। अब वो जो एयर है वो अंदर होगी एल्वियोलाई के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होगी वो बाहर ब्लड कैपिलरीज में होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एल्वियोलाई आएगी और ऑक्सीजन इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड में शामिल हो जाएगी। ये इस तरह से वो फिर मूव कर जाएगी। अब एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म है, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है उसको कैसे निकालना है वो मैंने डिस्कस किया। इट इज अपोजिट टू इनहेलेशन। उसमें इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वापस रिब्स को छोड़ देंगे, रिलैक्स होकर लेंथन हो जाएंगे, रिब्स जो है वो नीचे चली जाएंगी। डायाफ्राम मसल भी रिलैक्स करेंगे, वो भी ऊपर की तरफ आएंगे,
दोनों दोबारा से एक अपना प्रेशर क्रिएट करेंगे लंग्स के ऊपर, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा होगी यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो है वो फौरन उसी पैसेज वे से आउट हो जाएगी। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है, किस तरह से नेचर ने एक सिलसिला डेवलप किया हुआ है और जिंदा रहने का एक सबब बनाया हुआ है। ये एक पूरा मैकेनिज्म है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन भी कहते हैं इनहेलेशन को, एक्सपायरेशन एक्सपायर, बाहर निकालना, इंस्पायर इनसाइड। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो नॉर्मल ब्रेथ रेट है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है। जब हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते, तो एक नॉर्मल सेटअप पे हमारा जो लंग्स हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं। ये हमारा सिलसिला इसमें है। अब इसमें जो है वो जिस तरह हमारे दिमाग के अंदर पानी से रिलेटेड एक थर्ड सेंटर मौजूद होता है, वो हमें प्यास की सिचुएशन में बताता है कि इस वक्त जो है वो प्यास लगी है, आपने ये एक्टिविटी करनी है या ये एक्टिविटी करनी है, ये सिलसिला वहाँ पर चल रहा होता है। तो इसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर एक जो है वो ब्रेथ सेंटर भी मौजूद है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इफ़ वी आर इन नॉर्मल कंडीशन, ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल। इफ़ वी आर इन सम टाइप ऑफ हार्ड जॉब्स और डूइंग सम एक्सरसाइज, we need more oxygen, we need more carbon dioxide to exhale, we need more oxygen to inhale. So breath center will send a message for to the muscles to contract and relax more frequently, that the mechanism of breathing will change, the rate of breathing will high, and in exercise it is double, it is 30 to 40 times per minute. तो वो ज़रूरत के मुताबिक होता है कि कितनी ऑक्सीजन इंटेक करनी है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करनी है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वी हैव टू डू मोर ब्रीदिंग, टू इनहेल मोर ऑक्सीजन एंड टू एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का टॉपिक, लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उम्मीद है आप लोगों को तमाम बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।